देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। हम लोग रेशियो स्टार्ट किए थे अभी 12 से 25 तक मैंने होमवर्क दिया था, वही वाला अभी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ इफ a is to b equal 3:4 then the value of 2a plus 3b is to 3a plus 4। इसको लिख लेते हैं। a is to b 3:4 2a प्लस फाइंड आउट करने वाला 2a plus 3b 3a plus 4। ये फाइंड आउट करने बोला। ये भी इस टू फॉर्मेट में था बट मैंने डिवाइड करके ही लिख लिया क्योंकि वो एक ही बात होता है। तो a/b 3/4, ठीक है। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, मतलब यही प्रोसेस फॉलो करना है। बट ये थोड़ा सा जो है अगर लिख के करना होता तो वो इलॉजिकल हो जाता, वो हम बता देते हैं क्यों, ठीक है। फिलहाल हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि a का वैल्यू 3 है, ठीक है, क्योंकि a/b 3/4, तो a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है, ठीक है। ये लिख दिया और यहाँ पर कर दिया 3 × 3 और 4 × 4। तो ये आंसर आ जाएगा 6 + 12 9 + 16। तो 6 + 12 होता है 18 और 9 + 16 होता है 25। तो 18:25 इसका आंसर होना चाहिए। तो 18:25 यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो क्योंकि एमसीक्यू है तो हम लोग इस तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन सही बन जाएगा, ठीक है, मतलब आंसर भी आ जाएगा, ठीक है, प्रोसेस तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 18:25 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बट अगर इसको हमें लिख के करने के लिए बोला जाता तब ये प्रोसेस हमें नहीं फॉलो करना चाहिए, उसका हम लॉजिक बता देते हैं। क्योंकि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इसका मतलब a का वैल्यू 3 है, a 3:4 का मतलब ये हो जाएगा कि 3 और 4 ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस रेशियो का a/b का। तो ये 3 और 4 थोड़ी ना ये वैल्यू है, ये वैल्यू कुछ और था जो सिंप्लीफाइड होते होते 3:4 हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये a/b 3/4। अब देखो नॉर्मली इसे अगर सॉल्व करना होता है तो क्यों ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 4a = 3b, तो a = हो जाएगा 3b/4, ठीक है। अब ये a में अगर हम लोग पुट करेंगे, ये a में ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है। तो ये हो गया 3 × 3b/4 + 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3b, ये 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, /2 + 3b होल डिवाइडेड बाय 9b/4 + 4। तो यहाँ पर एलसीएम करेंगे 3b + 6b 36b + 16b। 3 और 6 9b/2 होल डिवाइडेड बाय 52b/2। अब इसको सॉल्व करेंगे 4/52b, ठीक है। तो b कैंसिल आउट 2 2 4 26 9b/2 और 4/20। अच्छा ये 25 होना चाहिए, मेरे से क्या गलत हुआ। अच्छा ये 9b तो होगा, ये 36 होगा। अच्छा ये मैंने एलसीएम में तो गलत। 9b + 16 मतलब 25b/, तो 9b/2 × 4/25। तो ये हो जाएगा 18, बी कैंसिल आउट 18/25, वही सेम आंसर आ गया। लेकिन इतना मेहनत हम लोग क्यों करें, क्योंकि हमें तो सॉल्व करके किसी को दिखाना नहीं है। हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट पुट करके भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट वैल्यू वैसे अगर देखा जाए तो ये अलाउड नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि हम लोग इससे ये कंक्लूजन ला नहीं सकते कि एक का वैल्यू ही हम लोग का 3 है। ऐसा नॉर्मली जो है सॉल्व करने के टाइम पे इसी तरीके से सब्सटीट्यूट करके किया जाता है। बट इग्नोर दिस, ठीक है, इसको करने का कोई जरूरत नहीं है। ये करने से ही चलेगा, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको पुट करने से आंसर जो आएगा उसी से हमारा काम बन जाएगा।
अच्छा, अब 13 नंबर में देखते हैं। 13 नंबर में बोला है two numbers are in the ratio 2:3 if 4 be subtracted from each they are in the ratio 3:5 the numbers are। तो बोला है दो नंबर्स का रेशियो है 2:3, रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ये हमें बता रखा है 2:3, फोर भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, ठीक है। तो ये रेशियो है, अगर नंबर नंबर तो हमें नहीं पता, नंबर का रेशियो पता है। अगर नंबर से हम लोग 4 माइनस करते हैं हर एक नंबर से, ठीक है, ईच नंबर -4 अगर कर देते हैं, मतलब दो नंबर है दोनों से ही अगर 4 माइनस कर देते हैं तो रेशियो 3:5 हो जाएगा। तो रेशियो जो है वो 3:5 हो जाएगा। हमें पूछा है नंबर कौन सा है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में क्या दिया है, 16, 24, 4, 6, 2, 3, नन ऑफ दिस। तो हम लोग ऑप्शन देख के इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे? जैसे पहला ऑप्शन है 16, 24। तो सबसे पहले देखना है क्या इसका रेशियो 2:3 हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर उसमें देखेंगे 4 माइनस करने से रेशियो ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इससे हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। बोलो कौन सा आंसर होगा। मैंने प्रोसेस बताया कैसे करके चेक करना। ऑप्शन ए 1624। ऑप्शन ए, ठीक है, देखते हैं। देखो 16 और 24 का अगर हम लोग रेशियो करते हैं तो ये मतलब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, हम लोग 8 से करते हैं, 8 2 16, 8 3 24, ठीक है। आप दोनों नंबर से अगर 4 माइनस करते हैं तो कितना वैल्यू बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो गया 20। क्या 12 और 20 का रेशियो 3:5 होता है। 4 से चेक करते, 4 3 12, 4 5 20, ठीक है। तो हाँ, तो ऑप्शन ई हम लोग का आंसर हो जाएगा। बाकी ये हमारा 4:6 का रेशियो जरूर 2:3 होता है, लेकिन उससे 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये तो जीरो बन जाएगा, तो रेशियो कहाँ से बनेगा। और 2:3 में तो 4 और ये 2 और 3 अगर नंबर है तो रेशियो 2:3 जरूर बनेगा, लेकिन इससे 4 माइनस करने से तो वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, -2। और इधर हो जाएगा -1, ठीक है। तो फिर हमारा वो रेशियो बनेगा नहीं। तो इससे हमें पता चल गया सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं। फिर 14th इसमें बोला है द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल का जो एंगल है वो है कुछ इस रेशियो में 2:7:11 द एंगल्स आर, ठीक है। तो ट्राइंगल के एंगल्स की रेशियो दे दी है। एंगल्स कौन सा है, हमें हर एक बहुत सारा ऑप्शन दिया है तो उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये तो ऑप्शन देख के आराम से बता सकते हैं। हमें एंगल का तो आंसर दे ही दिया है, अब इसमें से किसका रेशियो 2:7:11 होता है, वही हम लोग का आंसर है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पर 2 मतलब 18:16, 18 डिग्री, 63 डिग्री और 99 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 9 से सिंप्लीफाइड होगा, 9 2 80, 9 7 63, 9 11, ठीक है। तो 2 7 और 11 ये होगा, ठीक है। तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं। और अगर इसको कोई सॉल्व करता है तो फिर वो पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल के एंगल का टोटल करने से कितना आता है। तो पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल को टोटल करने से कितना आता है ऑलवेज, 180। 180 डिग्री आता है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं इन दैट केस 2x 7x और 11x हम लोग मान लेते हैं कि एंगल्स ये है। ये हो गया 180 डिग्री। अब 7 + 2 9 प्लस ये वाला 20 x, ये सब x डिग्री मान सकते हैं, ठीक है। तो ये x डिग्री हो जाएगा यहाँ पर 9 डिवाइड करने से। अब 9 × 2 18, एंगल निकालना है ना। 9 × 7 63, 9 × 11 99। बट हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें कौन सा सॉल्व करके दी, लेकिन ऐसे करके कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में 324 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 11:7 रेशियो में। एक्स एंड वाई वुड गेट रुपीज। तो एक्स और वाई को कितना कितना मिलेगा। तो बोलो 324 को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 11:7 रेशियो में तो फिर एक्स और वाई को कितना कितना मिलेगा। तो ये ऑप्शन देख के भी बोल सकते हैं।
ऑप्शन देके कैसे बोलेंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका रेशियो ही तो 11:7 होना चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन में से जिसका रेशियो 11:7 होगा वही मेरा आंसर। None of these. नन ऑफ दिस, ठीक है, चलो देख लेते हैं नन ऑफ दिस होगा। यहाँ पर हम लोग को 324 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम एक बार सॉल्व करके कर देते क्योंकि ये सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 324 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 11:7 में, तो 11:7 मतलब 11/18 और 7/18, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेटर में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। 324 18 इंटू 11 198, और 324 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 7 126, ठीक है। तो 198 और 126 होगा, तो 198 और 126 इसका रेशियो हमारा 11:7 होना चाहिए, तो हो ही जाएगा। देखो अगर हम लोग इसको देखते कितने से डिवाइड करने से होगा, 198 और 126 आ रहा है, 198 126, नन ऑफ दिस हो गया, आंसर तो सही आ गया है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो 11:7 तो होना चाहिए, तो देखते हैं इसमें डिवाइडेड बाई 7 करके कितना, तो ये तो पॉइंट है 11:7 324, आंसर तो मैच हो गया है, आंसर तो ऑप्शन डी ही होगा, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ये तो मेरा रेशियो 11:7, ये कितने से डिवाइड करें, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करके एक बार देखते हैं। 198 डिवाइडेड बाई 2, 99 63, 18 से divide करना. 18 से 18, ये 33। अब हो सकता है 18 से डिवाइड करने से हो सकता है 11:7, मैंने चेक कर दिया, मेरा गलत हो रहा है, मैंने पता नहीं किससे डिवाइड किया सोच लिया। अच्छा देखो 16 में बोल रहा है आनंद अर्न 18 7 आवर्स, आनंद जो है 80 रुपीज अर्न करता है बट 7 आवर्स में, और प्रमोद 90 रुपीज इन 12 आवर्स, तो उनके अर्निंग का रेशियो, तो बोलो अर्निंग का रेशियो कितना है। Option A, 32:21. ऑप्शन ए 32:20, ठीक है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए 32:20। पहला बात है इस क्वेश्चन में हम लोग जब रेशियो निकालेंगे तो क्योंकि रेशियो सेम कंपैरिजन है, ठीक है, तो अगर किसी का 7 आवर्स का अर्निंग है, किसी का 12 आवर्स का अर्निंग है, तो हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते, या तो दोनों की अर्निंग को हमें 7 आवर्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, या तो दोनों के अर्निंग को हमें 12 आवर्स के अर्निंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। मतलब हम लोग 80 और 90 को कंपेयर कर देंगे, ये इम्पॉसिबल बात हो जाएगा, बिकॉज 80 रुपीज जो है वो 7 आवर्स के अर्निंग को बताता है, और ये 12 आवर्स का, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि अर्निंग जो है यहाँ पर, सॉरी रेशियो जो है वो से कंपेरिजन है, तो कंपेरिजन हमेशा सेम चीजों पे होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 8 आवर्स का 7 आवर्स का अर्निंग है 80, या फिर हम लोग पर आवर्स का अर्निंग भी निकाल सकते हैं। अगर 7 आवर्स में 80 रुपीज का अर्निंग है तो 1 आवर में कितना अर्निंग होता है, 80/7, ये हो गया आनंद का। और 12 आवर्स, 12 आवर्स का अर्निंग है 90, तो फिर 1 आवर का अर्निंग हो जाएगा 90/, अब रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो 80/7
इज टू 90/12। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था जब हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हमें रेशियो को सही करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उसका एलसीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 12 और 7 का एलसीएम 12 इंटू 7 84 हो जाएगा। तो 80/7 इंटू 84, 90/12 इंटू 80। तो ये 12 से कैंसिल आउट होगा, तो ये 12 और या फिर पूरा कैलकुलेटर में करके देखो। 80 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 6, 960। 90 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 12, 630। ठीक है, तो ये 0 0 हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 32:21। ठीक है, तो ये सही आंसर हम लोग का ऑप्शन ए। तो 16 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। 12 का डी, 13 का डी, ठीक है, 15 का डी, 16 का डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 7:10। ठीक है, दो नंबर्स का रेशियो 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। मतलब दो नंबर का अगर रेशियो बनाएंगे तो वो 7:10 होगा, और उसी दो नंबर का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 105 होगा। तो कौन सा नंबर है, वो नंबर्स कौन से हैं? तो ये ऑप्शन दे दिया है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? जिसमें डिफरेंस 105 आएगा और जिसका रेशियो 7:10 होगा, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगर कोई मैच नहीं होगा तो नन ऑफ दिस होगा। बोलो कौन सा? Option C, 245 और 350. हम्म, तीन होगा। तो देख लेते हैं 17। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, दो नंबर्स का डिफरेंस। तो अगर हम लोग डिफरेंस देखें 200 और 305 का डिफरेंस भी हम लोग का 105 होगा, लेकिन उसमें रेशियो 7:10 नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हम लोग का कैंसिल आउट। इसमें भी देखो माइनस करने से 290 माइनस 185 अगर करेंगे तो यहाँ भी हमारा 105 आएगा, लेकिन रेशियो 7:10 नहीं होगा। इसमें रेशियो 7:10 होगा। तो यहाँ पर ये 7 और ये 10। अच्छा, तो इसका मतलब ये 35 से डिवाइड करना पड़ रहा होगा, तो 35 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे हम लोग सिंपल तरीके से भी कैंसिल आउट करके देख सकते हैं। 245:350, तो ये हो गया 7:10। ठीक है, बाकी किसी में भी नहीं आएगा, तो 7:10 ठीक है, तो इसीलिए ये वाला नंबर 5। बाकी सब में माइनस तो आ रहा है, बट रेशियो किसी में भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसमें आंसर हम लोग का 245 और 350। 245, 350, 245:350। 15 से डिवाइड कर लेते हैं। 15 से नहीं, 5। डिफरेंस 100, सॉरी 105, 100। सी, नेक्स्ट 18th, बोल रहा है पी क्यू एंड आर आर थ्री सिटीज। तीन सिटी है पी क्यू और आर। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का जो एवरेज टेम्परेचर है उसका रेशियो है 11:12, एंड दैट बिटवीन पी एंड आर इज 9:8। पी और आर के बीच का रेशियो है 9:8। रेशियो पूछा है बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर। तो क्यू और आर के बीच का रेशियो क्या होगा?
अब एक हिंट्स देते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। इतना बोल सकते हैं कंपाउंडिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जो दो रेशियो दिया हुआ है उसमें कंपाउंडिंग करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन कंपाउंडिंग करने के टाइम पे हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या निकालने बोला है। हम हिंट्स दे देते हैं, हमें गिवन है, यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग को गिवन है P इज टू क्यू, मतलब P और Q के टेम्परेचर का डेटा गिवन है। P इज टू क्यू एवरेज टेम्परेचर का 11:12, ठीक है। फिर P एंड R, P एंड R इसका दिया हुआ है 9:8, और Q एंड R, हमें Q इज टू R ये पूछा है। हम इतना बोल सकते हैं कि मुझे एक्चुअली क्या निकालना है, इस पे ध्यान दो, Q बाई R। तो मुझे इस तरीके से कंपाउंडिंग करना चाहिए ताकि मुझे Q बाई R मिले। तो ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो बता दो। मैम आंसर 27:22। मतलब बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो P बाई Q है 11/12, ठीक है, और P बाई R है 9/8। तो मुझे चाहिए Q बाई R। तो अगर हम इसको ऐसे अरेंज करते हैं, Q बाई P इंटू अगर हम करते हैं P बाई R, अगर इसका यूज करते हैं तो यहाँ से P कैंसिल होगा तो मुझे Q बाई R ही मिल जाएगा। तो Q बाई P कितना हो जाएगा, 12/11, जस्ट इसका ऑपोजिट, और 9/8, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 27 और 22, मतलब 27:20। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो ये क्यू बाई आर आ गया, तो हम लोग का आंसर हो गया 27, मतलब ऑप्शन। फिर 19th नंबर में बोला है एक्स बाई वाई 3/4 वैल्यू ऑफ दिस वन। तो आज जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स इज टू वाई दे रखा है हमें 3:4। हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई दोनों का क्यूब इस टू एक्स क्यूब प्लस वाई। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो वही मान लो जो मैंने बोला यहाँ पर एमसीक्यू करने के लिए, एक्स बाई वाई 3/4 यानी x3y4, ऐसा मान के इसमें पुट करके देखो कितना आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन बी। 12:30, ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन बी 12:30, हाँ ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई, 3 स्क्वेयर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वेयर 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। तो ये हो गया 9 इंटू 4, 36 प्लस 16 इंटू 3, 48, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 60, 36 प्लस 48, 84, 27 प्लस 64, 91। ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा।
12:30, 12:30 नंबर का आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन 20. If P is to Q is subduplicate ratio of P minus X square is to Q minus X square, then X square is, ठीक है। तो P is to Q बोला है, ये सबडुप्लीकेट रेशियो है इस रेशियो का, तब X का स्क्वायर कितना होगा। तो इसमें से कौन सा सब डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है, ये समझने में दिक्कत होता है, तो इसलिए हम पूछ ले रहे हैं। ये जो मैंने ऐसे बॉक्स कर दिया, तो ये क्या रेशियो है, ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, और ये कौन सा है, कौन सा डुप्लीकेट है कौन सा ओरिजिनल है। पीस टू क्यू क्या है, सब डुप्लीकेट। और ये वाला इसका मतलब ओरिजिनल है, ठीक है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे मिलता है, अगर एक ए इज टू बी एक रेशियो है तो उसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, कॉपी देख के बताओ क्या होगा। रूट ए इज टू रूट बी। रूट ए इज टू रूट बी करने से सब डुप्लीकेट आता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें इस रेशियो का, ये ओरिजिनल है, इसका सब डुप्लीकेट निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसका सब डुप्लीकेट कैसे निकलेगा, ये तो आंसर दे रखा है, लेकिन इसका सब डुप्लीकेट निकाले कैसे, जैसे इसका रूट कर दिया तो इसका सब डुप्लीकेट कैसे आए। पी माइनस स्क्वायर, रूट पी माइनस स्क्वायर इज टू रूट क्यू माइनस स्क्वायर। मतलब इन दोनों का रूट कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये ओरिजिनल रेशियो है, ठीक है। इसका अगर हमें सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो हमें दोनों का करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये ओरिजिनल हो गया, ठीक है। इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, इसका सब डुप्लीकेट हो जाएगा रूट ओवर ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर। हम लोग बोल सकते हैं कि दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है। ये अगर ओरिजिनल है उसका सब डुप्लीकेट ये बनेगा। अब ये सब डुप्लीकेट का वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में, वो कितना है, पी इज टू क्यू। तो ये दे रखा है पी बाई क्यू, मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इन दोनों में इक्वेशन बनेगा कि दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ये जैसे सॉल्व होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वैसे ही करना पड़ेगा। अगर रूट है तो बोथ साइड हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि रूट एलिमिनेट हो जाए, और क्योंकि इक्वल है तो दोनों साइड ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया p माइनस एक्स स्क्वेयर क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगा p स्क्वेयर और q स्क्वेयर, ठीक है। तो ये रूट ओवर है, रूट जो है रूट का स्क्वेयर, तो फिर ये हो जाएगा रूट हट के p स्क्वेयर q स्क्वेयर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, p स्क्वेयर q माइनस एक्स स्क्वेयर p स्क्वेयर। अब ये x का स्क्वेयर इधर लेके आएंगे, x का स्क्वायर कॉमन ले लिया, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया p माइनस क्यू, ठीक है। तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग लिमिट में भी यूज कर चुके हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस। ये आ गया x का स्क्वायर का आंसर, हमें यही पूछा था x का स्क्वायर कितना होगा, तो p क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू, मतलब ऑप्शन, ठीक है। तो ये सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि कितना आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 21 में क्या है। If
2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p और 3t minus p, ठीक है। तो ये जो है ये डुप्लीकेट रेशियो है इसका, ठीक है। तो किसी रेशियो का डुप्लीकेट कैसे निकलता है? स्क्वायर को स्क्वायर करते हैं पर 21, तो रेशियो है इन लोग का 2s माइनस p 3t माइनस p, ओरिजिनल रेशियो ये वाला है, ये है ओरिजिनल रेशियो। इसका डुप्लीकेट हो जाएगा इसका डुप्लीकेट हो जाएगा 2s माइनस p 3t माइनस p, इसका होल स्क्वायर। इसका डुप्लीकेट हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। और ये हमें दिया हुआ है वैल्यू 2s इज टू 3t, तो हम लोग बोल सकते हैं ये वैल्यू है 2s बाई 3t, ये हम बोल देंगे कि गिवन इक्वेशन। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करने क्या बोला है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा, मतलब बेसिकली हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है कि लास्ट में इक्वेशन में हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। तो 2s माइनस पी डिवाइडेड बाई 3t माइनस पी होल स्क्वायर 2s बाई 3। अच्छा, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जैसे अभी थोड़ी देर पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये सब कॉपी में एक जगह पे लिख के रख सकते हो अगर याद नहीं है तो, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जहां जहां आएगा हम बताते जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है, जैसा याद रख सकते। तो फिर ए स्क्वायर मतलब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, मतलब ये ए है और ये बी हो गया, ठीक है। ये ए और बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, 4a² माइनस 4sp प्लस p स्क्वायर, 9t² माइनस 6tp प्लस p स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 12a² p, ठीक है। फिर ये 3t माइनस 12 प्लस 3tp²। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 18a² माइनस 12 प्लस 2sp², ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए हुए वो p इक्वल टू दिया हुआ है, तो हम लोग p को इधर रखेंगे, बाकी सारा डेटा इधर ट्रांसफर कर देंगे, p रिलेटेड डेटा बस इधर रखेंगे, ठीक है। तो p रिलेटेड ये 3tp² और इधर आ जाएगा माइनस 2sp², ठीक है। अच्छा, बाकी इधर है 18a² माइनस 12sTp, इसे मैंने इसीलिए ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि ये प्लस 12sTp के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, और माइनस 12a²t, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट, t² कॉमन ले लिया, 3t माइनस 2s, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 18 है 12 है, तो कितना कॉमन लेने से होगा? 6 कॉमन लेने से हो जाएगा, 6 और st दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो ये डिवाइड करने से हो जाएगा 3, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है 3t माइनस ये हो जाएगा 2s, यहाँ पर हो जाएगा p² इक्वल टू 6st 3t माइनस 2s डिवाइडेड बाई 3t माइनस 2s, 6st p² इक्वल टू 6st, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन देख के हमें समझना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करें इस इक्वेशन को, ताकि हमारा कुछ ना कुछ आंसर हमें दिखे कि ये होगा, क्योंकि सारा ऑप्शन बोल रहा है p इक्वल टू या p² इक्वल टू समथिंग, तो p को एक साइड रखना है, बाकी सारे डेटा को एक साइड ट्रांसफर करना है। तो जो भी आंसर आएगा, अगर किसी ऑप्शन से मैच हुआ तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो फिर नन ऑफ दिस का ऑप्शन रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहेगा। फिर 22,
यहाँ पर बोला है इफ p is to q, 2 is to 3, x is to y, 4 is to 5, then the value of 5px plus 3qy is to 10px 4qy। ठीक है, तो p q 2 3 x y 4 5। वैल्यू निकालने बोला है 5px प्लस 3qy 3qy divided by 10px 4qy। ये फाइंड आउट करने बोला है। कर एक्स को 4 और 5 मान के करके देखो कितना आंसर होगा, फिर हम बता रहे हैं। Seventeen is to 28. 21। 28. तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि p बाई क्यू 2/3 x बाई वाई 4/, प्लस 3 इंटू क्यू हो जाएगा हम लोग का 3 और y हो जाएगा 5। 10 इंटू p हो जाएगा 2 और q हो जाएगा x हो गया 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 40 प्लस 45 80 प्लस 60 140। 70 17 is to 17 is to 20, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 23। The number which when subtracted from each of the term of the ratio 19 is to 31, reducing it to 1 is to 4। बोल रहा है कि ऐसा नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड, जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो, इस रेशियो के हर एक टर्म से वो अगर माइनस हो जाता है वो वैल्यू, तो ये रेशियो बन जाएगा 1:4। ठीक है, तो कौन सा वो वैल्यू होगा, तो हम लोग एक एक ऑप्शन के साथ ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, जैसे 15 माइनस करके देखेंगे क्या रेशियो 1:4 हो रहा है, 5 माइनस करके देखेंगे, 1 माइनस करके देखेंगे, इस तरीके से। तो बोलो क्या आंसर होगा। Fifteen. 19 और 31 से देखते हैं। 19 is to 31, तो 19 से 15 माइनस करने से कितना हो जाएगा 4, और 31 से अगर 15 माइनस करेंगे तो कितना हो 16. 16, तो 4 is to 16 यानी 1 is to 4। सही, ये वाला ही होगा, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है।
फिर यहाँ पर बोला है कि डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। डेली अर्निंग है 2 पर्सन का 4:5, और डेली एक्सपेंसेस है 7:9। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करके किया था, सेम यही वाला क्वेश्चन। आंसर अगर देखोगे तो कॉपी में होगा, लेकिन अभी देखो बिना सॉल्व के हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अर्निंग का रेशियो 4:5, एक्सपेंसेस का रेशियो 7:5, सेविंग्स डेली अर्निंग कितना होगा, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। हमें तो अर्निंग का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब कौन से आंसर से रेशियो 4:5 आ रहा है, पहले वो देखो कौन से आंसर से आ रहा है 4:5, कौन से नहीं आ रहा है वो बोलो। ऑप्शन बी से नहीं आ रहा इ- है। हाँ, इससे नहीं आएगा, बाकी दोनों से आ जाएगा, लाइक इससे भी आएगा, ठीक है। 4:5 इससे भी आएगा, लेकिन क्या दोनों आंसर हो सकता है, दोनों आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये अर्निंग है और इसमें से अगर बोल रहा है कि सेविंग्स अगर 50 पर डे करके है, तो अगर सेविंग्स 50 है तो फिर एक्सपेंसेस कितना है। अगर मेरा 40 अर्निंग है तो सेविंग्स तो 50 हो नहीं सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन मेरा ए कट हो जाएगा, बचा ऑप्शन सी। इस पे ट्राई करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। अगर नहीं बात इन नन ऑफ दिस, तो 400 अगर मेरा अर्निंग है और 50 अगर मेरा सेविंग्स है, तो मेरा एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा 350, और 500 जिसका अर्निंग है उसका अगर 50 जो है हम लोग का सेविंग्स है, तो फिर यहाँ पर अर्निंग कितना हो जाएगा 450। अब इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए 7:9, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हुआ, तो यहाँ पर देख लेते हैं 7। 5 से कैंसिल आउट करने से 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर 24। ऑप्शन सी होगा 400, 500 अर्निंग, बिकॉज 400 से सेविंग्स 50 और 500 से सेविंग्स 50 लेस करने से आंसर आता है 350 और 450। ये हो जाएगा, ये अर्निंग है, ये सेविंग्स है, ये एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का रेशियो 350:450, 7:, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 24 का ऑप्शन सी, ठीक है। अब 25, the ratio between the speeds of two trains is 7:8 if the second train runs 400 किलोमीटर in 5 hours the speed of the first train। ठीक है, तो ये वाला ट्राई करो। हम थोड़ा सा विंडो बंद करके आते क्योंकि वो बादल जैसा हो गया है, ठीक है। हम आ रहे हैं, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। तब तक ये 25th वाला ट्राई करो। बोलो, ट्राई किया 25th वाला। 70 किलोमीटर पर आवर। सी, सही है, वही बात है। तो यहाँ पर बोला है रेशियो बिटवीन टू द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन 7:8 इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 hours, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन कितना होगा। तो देखो, वैसे तो ट्रेन का रेशियो बोला है 7:8, ठीक है। तो अगर सेकेंड ट्रेन का जो है स्पीड जो है 400 किलोमीटर इन 5 hours है, तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना होगा। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आसानी से होगा। लेट द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स बी 7x और 8x।
तो हमें बोला है कि ये जो सेकेंड ट्रेन है वो 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स चलता है। तो 5 आवर्स में 400 किलोमीटर चलेगा, तो 1 आवर में कितना चलेगा? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना है, तो सारे आंसर किलोमीटर पर आवर पे दिए गए। ठीक है। अब रेशियो 7:8 होना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेन इज टू सेकेंड ट्रेन का रेशियो 7:8 होना चाहिए। तो यहाँ तो 80 आ जाएगा, तो यहाँ 70 आएगा, तभी एकमात्र 7:8 आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, मतलब इस तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। और ये जो मैंने 8x ये वाला बोला था, तो ये देखो कैसे हो जाएगा। हम लोग अगर मानते हैं कि 7x और 8x है स्पीड, ठीक है, जहां पर सेकेंड ट्रेन का स्पीड हमारा इस तरीके से 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 8x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 7 वाले केस में 7 × 10 यानी 70 हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, बाकी ये आसान है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये दोनों तरीके से किया जा सकता है। 25th वाला आंसर हम लोग का ऑप्शन सी। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट जो है प्रोपोर्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो कि रेशियो के बाद ही करना पड़ता है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में देखो क्या होता है। अगर दो रेशियो इक्वल होता है तो उसे हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। मतलब ऐसा, इफ टू ratios are equal to each other, then it is called proportion। ठीक है। अगर दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तो हम लोग उसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम ऐसा लिखते हैं, एक रेशियो है A:B, ठीक है, और दूसरा रेशियो है, से कोलन देके C:D। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि A/B बराबर होता है C/D का, मतलब ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो। अब ये रेशियो और ये रेशियो का वैल्यू अगर बराबर होता है तो हम लोग बोलेंगे ये रेशियो आपस में प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो लिखा हम लोगों ने, इसका टर्म होता है, मतलब इस टर्म का नाम होता है। जैसे हम लोगों ने रेशियो में पढ़ा था, इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड टर्म। इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ टर्म। ठीक है। तो ये जो है, ये दोनों टर्म को बोला जाता है मिडिल टर्म। ठीक है। मिडिल में जो टर्म होता है इसको मिडिल टर्म, या फिर हम लोग मीन टर्म भी बोल सकते हैं। ये सब नाम याद रखना है, नहीं तो कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं याद रखना, मतलब याद कर दो। तो ये मिडिल टर्म, ये तो याद रह जाएगा। मिडिल मतलब जब मीन, क्यों मीन मतलब क्या होता है? जो एवरेज मीडियन वैल्यू होता है वही तो मीन होता है। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट कर लिए कल, तो फिर हम लोगों ने मीन में क्या पढ़ा? एवरेज। एवरेज मतलब तो मिडिल वैल्यू होता है वैसे, मतलब बीच का वैल्यू। और इसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है। एक्सट्रीम मतलब जो एक साइड में है, ठीक है, दोनों एकदम साइड में, कोने में, तो ये एक्सट्रीम है। अच्छा, अब अगर हम लोग ऐसा करते हैं, सपोज कि क्योंकि A/B = C/D होगा, तभी प्रोपोर्शन रिलेशन बनता है। क्योंकि A:B रेशियो और C:D रेशियो बराबर है, तभी प्रोपोर्शन। अब इसको हम लोग कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जहां पर ये रिलेशन बनेगा AD = BC हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं AD = BC। ये जिस तरीके से मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल्स बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या फिर ये जो रूल्स फॉलो करके होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर A D
और बी सी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ए और डी क्या है, ए और डी जो है एक्सट्रीम टर्म्स है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू बी और सी का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से यही निकल के आता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो भी हम लोग अभी नाम या जो भी पढ़ रहे हैं ना, जैसे एक्सट्रीम टर्म, मिडिल टर्म, मीन टर्म, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स, तो ये सभी चीज हमें जो है चाहिए होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त तो सभी पॉइंट्स याद रखने, जो जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे, ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर और एक चीज सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो कि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, अच्छा इसको पहले कंप्लीट कर लेते फिर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन करेंगे। जैसे कि ये a इज टू बी, और ऐसे अगर है a इज टू बी, अच्छा ठीक है, कंटिन्यूअस बताना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इसके बाद कंटिन्यूअस ही लिखो, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन फॉर three term is three term that is ए कॉमा बी कॉमा सी इज। ठीक है, तो अगर हमें तीन टर्म दिया हुआ है, जैसे चार टर्म दिया हुआ है तो रेशियो ऐसे निकलेगा, ए जैसे ए बी सी डी, तो ए इज टू बी, सी इज टू डी। लेकिन अगर हमें तीन टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तीन टर्म का मतलब ए बी और सी, ऐसा अगर दिया हुआ है, ए को हम लोग क्या बोलेंगे, पहले दिया हुआ है तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। ये सेकंड दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म, या फिर मिडिल टर्म बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म बोलेंगे। ठीक है, थर्ड टर्म। अब इससे अगर रेशियो बनाना है, बोलो कैसे बनेगा, तो अब ये दोनों को हम लोग एक्सट्रीम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी जो सीखा उसके हिसाब से ये दोनों को हम लोग एक्सट्रीम भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग मिडिल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे यहाँ पर बताया उसके हिसाब से अगर इसको अरेंज करेंगे, ठीक है, तो फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एबीसी को। जैसे यहाँ पर देखो, ये देख के बताना है कि या तो इस फॉर्म में बताओ या तो इस फॉर्म में बताओ। ये देखो ए इज टू बी, सी इज टू डी, मिडिल वाला ऐसे रहेगा और एक्सट्रीम टर्म दोनों साइड में रहेगा। तो उस हिसाब से मुझे बताओ, एबीसी अगर तीन वैल्यूज दिए हुए तो इससे हम लोग रेशियो कैसे बनाएंगे, तो रेशियो तो चार टर्म में होता है लेकिन तीन टर्म से ही बनेगा, बी मेरा मिडिल टर्म है, तो बोलो कैसे होगा। A is to B is equal to B is to C. तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो अगर तीन टर्म दिया हुआ है तो उससे ये बनेगा। अच्छा, उसमें अब ए को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म, ये तो मैंने पहले ही लिखवा दिया। इसके अलावा भी इसका एक नाम होता है, इसको हम लोग और एक नाम से भी जान सकते हैं, दैट इज फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो सारे नाम लेकिन थोड़ा थोड़ा याद रखो, पता नहीं क्वेश्चन में कौन सा नाम दे रहे। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल सब रिलेटेड नाम है। एक्सट्रीम क्यों, क्योंकि साइड में कॉर्नर में, फर्स्ट क्यों क्योंकि पहला है, प्रोपोर्शन है इसीलिए फर्स्ट प्रोपोर्शन है तो फर्स्ट प्रोपोर्शन। सी को हम लोग बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, या फिर एक्सट्रीम तो मैंने लिखवा दिया। और ये बी को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर मीन वैल्यू या मिडिल वैल्यू लिखा ना, तो इसको इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी मीन प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे इसको हम लोग बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल। अब इसका क्या बनेगा, ए बाई बी इक्वल बी बाई सी बनेगा। अब इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट रूल पे लगाएंगे तो बी इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू सी।
तो बी स्क्वायर हो गया ए इंटू सी, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, ठीक है। बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, जहां पर बी हो गया मीन प्रोपोर्शनल, ओके, और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स टर्म्स के प्रोडक्ट का रूट, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अगर हमें ऐसा दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू कॉमा पी कॉमा क्यू डॉट 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 ऐसे अगर चलता ही जा रहा है मतलब जैसे यहाँ लिखा था ए बी सी, बट ये चल नहीं रहा है, ए बी सी खत्म, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके के टर्म्स अवेलेबल है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू डॉट 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 डॉट, और हमें अगर बोला है कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन फॉर थ्री और मोर टर्म्स, ये निकाल रहे हैं। तो थ्री टर्म्स तो हम लोगों ने ऊपर निकाल के देखा, ये हो गया मोर टर्म्स, ठीक है। तो फिर उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है ए बी सी अगर कंटिन्यूअस था तो हम लोगों ने लिखा था ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, अगर ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो कितना बाई कितना, कितना बाई कितना लिखेंगे। तो तीन तीन करके एक्स सोचो। वाई एक्स वाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई जेड इज इक्वल टू जेड वाई डब्ल्यू 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 बाई पी पी, और उसके बाद पी बाई पी बाई क्यू। डब्ल्यू बाई पी, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू इक्वल डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ आया हमारा सीक्वेंस में कि लगातार कुछ हमें टर्म्स दिए हुए तो उस केस में ऐसे बनेगा, ठीक है। तो एक्स बाई वाई, वाई बाई जेड, जेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई पी, पी बाई क्यू, इस तरीके से सीक्वेंस में बनेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर हमें प्रोपोर्शन में क्या है, ए इज टू बी, अगर सी इज टू डी ये हो रहा है तो बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन। तो रेशियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये दोनों क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सेम काइंड, मतलब ए और बी सेम काइंड होगा, मतलब दोनों का यूनिट सेम होगा तो ही हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये सेम काइंड होना चाहिए। सी और डी का रेशियो बना है, मतलब ये भी क्या होना चाहिए, सेम काइंड, या फिर बोल सकते हो सेम यूनिट पे होना चाहिए। जैसे अगर ये दोनों किलो किलो किलोग्राम किलोग्राम था तो रेशियो होगा, दोनों अगर लीटर लीटर था तो रेशियो होगा, दोनों अगर सेकंड सेकंड था होगा, दोनों रुपीस रुपीस था होगा, दोनों नंबर नंबर था होगा, ठीक है, तो तभी होगा। लेकिन प्रोपोर्शन होने के लिए ये दोनों सेम काइंड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं नॉट नीड टू बी सेम काइंड, मतलब क्या हो गया, मतलब समझा देते हैं इस चीज को और एक बार। अगर मेरा यहाँ पर है 10 kg और ये है 12 kg, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पर ये हो गया, और इधर मैंने लिख दिया है 5 रुपीज 5 इज टू रुपीज 6, ठीक है। तो अब 10 kg बाई 12 kg का रेशियो बन सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम काइंड में, ये जरूरी है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 5:6। अब ये रुपीज 5 और रुपीज 6 ये मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसमें आंसर कितना आ गया 5:6, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन में है। तो ये क्या, कौन से यूनिट में था, काइंड या यूनिट जो भी बोलो, काइंड और यूनिट, ठीक है। तो ये था हम लोग का केजी में, ठीक है, और इधर वाला हम लोग का था रुपीज में। तो ये आपस में सेम थे, लेकिन अगर ये और इसका कंपैरिजन करें तो एक साइड रुपीज था और एक साइड हम लोग का केजी था,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों सेम काइंड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब रेशियो एक दूसरे के साथ, मतलब जिस भी डेटा का रेशियो बनेगा वो सेम काइंड होना जरूरी है, बट जो दो रेशियो को हम लोग बराबर कर रहे हैं वो सेम काइंड वैसे जरूरी नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें यूनिट नहीं रहता है ना, ये किलो किलो कैंसिल आउट, रुपीस रुपीस कैंसिल आउट। हमें तो सिर्फ वैल्यू से मतलब है, वैल्यू को सेम करना होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। तो ये चीज, ये एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अच्छा, अब अलग अलग तरीके का जो है प्रोपोर्शन होता है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग तरीके का प्रोपोर्शन होता है, तो यहाँ से मैंने चलो ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि इलास्ट्रेशन 1 में 6:8, 12 कॉफी 16 टॉफी। मतलब ये देखो प्रोपोर्शन में, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया तो 6:8 ये रुपीस में है, और 12 टॉफीज और 16 टॉफीज मतलब नंबर ऑफ टॉफीज, तो ये नंबर में है। तो ये एक साइड नंबर वाला डेटा, एक साइड रुपीस वाला डेटा है, नो इशू, बट दोनों रुपीस और दोनों नंबर में होना चाहिए जिसका रेशियो बन रहा है। तो ये हम लोग बोलेंगे अब ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करने से 6:8 आ जाता है, जैसे कि इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो ये हो गया 3:4। इसका भी करेंगे तो 3:4। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, इधर भी 3:4 इधर भी 3:, मतलब इक्वल अगर होता है तो हम लोग बोलेंगे कि सेम काइंड है, और लास्ट 2 आर ऑफ सेम काइंड, मतलब ये जो है हम लोग का प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ये सेम काइंड, ये सेम काइंड, ये दोनों सेम काइंड में नहीं है, लेकिन क्योंकि वैल्यूज बराबर आ रहे हैं तो ये प्रोपोर्शन में। फिर यहाँ पर बोला है कि द नंबर्स 2.3, 3.2, 1.5 comma 2 are in proportion because these numbers satisfies the property of the product of extreme terms। तो यहाँ पर देखो नंबर्स दिए हुए थे कुछ, ठीक है, क्या क्या, 2.4, 3.2, 1.5 और 2। बोल रहा है कि ये प्रोपोर्शन में है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? ए बी सी डी फॉर्मेट हो गया, तो ए बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई डी, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन में हमें कैसे पता चलेगा? अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होता है तो कैलकुलेट करके हम लोग कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं। इन्होंने जैसे किया वैसे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। 2.4 डिवाइडेड बाई 3.2 तो ये आ रहा है 0.75, और 1.5 डिवाइडेड बाई 2 ये भी आ रहा है 0.75। अगर दोनों साइड आंसर्स बराबर है तो हुआ ना प्रोपोर्शन में ही, ठीक है। मतलब बेसिकली ये और ये जो है सेम रेशियो प्रोड्यूस करेगा। अगर रेशियो भी निकालोगे, ये देखो 24/10, 32/10, तो यहाँ पर हो गया 24 इंटू 10/32, ठीक है। तो ये हो गया 8 3 से 24, 8 4, 3:4, और 1.5 मतलब 15/10 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 15/10 इंटू 1/2, तो ये हो गया हम लोग का 3:4, ठीक है। सेम वही, तो दोनों साइड 3:4 आ रहा है अगर सॉल्व करेंगे, लेकिन जरूरत क्या है, हम लोग तो कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, दोनों साइड में सेम आंसर आए, मतलब 75/100 75 है, वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोपोर्शन है, ठीक है। फिर हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये करके देखो, हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 10/3 इज टू एक्स प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, ठीक है, ये दिखा देते हैं यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 10/3 होल डिवाइडेड बाई एक्स इज 2। इज टू नहीं है, ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन में ऐसा 2:2 लगता है तो उसे बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। 5/2 इज टू 5/4। अच्छा, 5/2 इज टू 5/4 ऐसे दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो ये इज टू में दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिख देते हैं, एक ही बात है, डिवाइड करके भी प्रोपोर्शन टू दिस वन। यहाँ से हमें बोला है फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करने को है। बोलो एक्स का वैल्यू क्या होगा? इस साइन को प्रोपोर्शनेट साइन कहते हैं। दिस साइन प्रोपोर्शनल
That means equal. X is equal to 5/3. हाँ 5/3 ठीक है। तो 10/3 होल डिवाइडेड बाई x ठीक है इक्वल 5/2 होल डिवाइडेड बाई 5/2 ठीक है। 10/3 इंटू 1/x 5/2 इंटू 4/5 तो 5 कैंसिल आउट ये हो गया और यहाँ पर हो गया 10/3x इक्वल टू 2 तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6x/10 तो x इक्वल टू 10/6 5/3 5/3 ठीक है। अच्छा so find the fourth proportion to 2/3 3/7 comma 3/7 comma 4 अच्छा एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 3 तो हमें एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है 2/3 3/7 कॉमा 4 2/3 3/7 कॉमा 4 फाइंड आउट करने बोला है फोर्थ प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी पहला सेकेंड थर्ड फोर्थ फोर्थ वाला हमें निकालने बोला है लेकिन हमें 3 डेटा दिया हुआ है मतलब हमारा ये कंटिन्यूस मतलब एबीसी वाला फॉर्म है एबीसी फॉर्म को पहले प्रोपोर्शन में सजाओ तो खुद ब खुद पता चलेगा फोर्थ नंबर वाला क्या जैसे अगर एबीसी को प्रोपोर्शन में बोला है तो जैसे सजाने के लिए मैंने बोला मतलब जैसे अरेंज करना है A/B B/C वैसे ही इसको करना है करके देखना है कि फोर्थ प्रोपोर्शन में का आंसर कौन सा अच्छा हमें लेकिन हाँ एक चीज मैंने थोड़ा सा मतलब शायद गलत इंटरप्रेट कर दिया फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है मतलब ये एबीसी नहीं होगा एबीसी होने से तो 3 ही प्रोपोर्शन होता है उसको अरेंज करना पड़ता है फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब हमें फोर्थ नंबर मतलब ए बी सी डी बोला है 4 डेटा रहेगा ए बी सी डी क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला है ठीक है तो इसका मतलब हमें डी फाइंड आउट करने बोला है जो कि हमारे पास नहीं है इसको हम लोग ए मान लेंगे ये बी ये सी डी हमारे पास मिसिंग है वो डी निकालना है तो डी को एक्स मान के करो तब आ जाएगा अगर फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है 3 डेटा है तो हमें डी को एक्स मानना है मतलब ऐसे करना है ठीक है अगर ये थर्ड प्रोपोर्शन बोलता तो फिर हम लोग सॉरी अगर ये हमें थर्ड प्रोपोर्शन बोलेगा ही नहीं क्योंकि 3 तो दिया हुआ ही है ठीक है तो फिर अगर हम लोग इसको A/B और B/C करेंगे तो आंसर क्या आएगा कुछ भी नहीं आएगा है ना अगर हम लोग इसको कर भी देते हैं मैंने गलत बोला ठीक है तो मेरे गलत को अगर अरेंज करोगे तो देखो A/B और B/C तो आंसर क्या निकालोगे मतलब इसी से पता चल रहा है कि मैंने गलत बोल दिया है ठीक है तो फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब हमें फोर्थ नंबर टर्म निकालने बोला ABC 3 टर्म है डी गायब है तो डी निकालने के लिए उसको एक्स मान लो अब इसको ए बी सी डी रहने से जैसे अरेंज करना पड़ता है वैसे करके हाँ बोलो कितने आंसर Answer 18/7. 18/7 तो ये बन जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन ऐसे ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू ठीक है तो ये डिवाइड हो गया 4/6 तो अब इसको सॉल्व करते हैं 2/3 इंटू 7/3 7/3 इक्वल टू 4/x 14 9 4/x तो ये हो जाएगा 14x इक्वल टू 9 इंटू 4 x इक्वल टू 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 18/6 ये आंसर होगा 18/7
एग्जाम्पल 3 का आंसर है। फिर बोला है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 2.4 और 9.6 के। एग्जाम्पल 4, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन 2.4 kg एंड 9.6 kg। ठीक है, हमें थर्ड वाला निकालने के लिए बोला है, तो हमें दो टर्म दिया हुआ है ए बी, मतलब हमें ए बी सी ये तीनों फॉर्म वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब तो उस हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ तीन टर्म दिया हुआ था, हमें एक निकालने बोला था, ये पेज छूट गया, अच्छा जो भी था। तो तीन टर्म दिया था हमें, यहाँ पर एक निकालने के लिए, चार तीन दिया था, फोर्थ निकालने के लिए बोला, यहाँ दो दिया है, थर्ड निकालने के लिए बोला, यानी ए बी है, मुझे सी निकालना है, यानी ये एबीसी फॉर्मेट में। 38.4. 38.2, तो ऐसे बनेगा 2.4 ए इज टू बी इक्वल टू, मतलब प्रोपोर्शन टू बी इज टू सी, जो कि हम लोग सी एक्स मान रहे हैं। ठीक है, तो 2.4 बाई 9.6 इक्वल टू 9.6 डिवाइडेड बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2.4 इंटू एक्स, 9.6 into 9.6 x equal to 9.6 into 9.6 divided by 2 point, देख लेते हैं कितनी है। 38. आगे आंसर 38. थर्ड प्रोपोर्शन का आंसर। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है ये क्वेश्चन। बोला है फाइंड मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8। तो मीन मतलब मिडिल का निकालने के लिए बोला है, हमारे पास दो डेटा है, तो टोटल तीन डेटा वाला क्वेश्चन है, दो अवेलेबल है, एक निकालने बोला है, मतलब एबीसी फॉर्म वाला है, और मिडिल वाला बी होता है। ठीक है, तो हमें मीन मतलब मिडिल वाला निकालने बोला है, मतलब कौन सा वाला निकालने के लिए बोला है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रहा मीन प्रोपोर्शन, मैंने अभी अभी लिखवाया था, ये मीन प्रोपोर्शन होता है, मतलब ये वाला चीज होता है। अब देखो कितना आंसर है। 1.5. हाँ, 1.5। तो मीन प्रोपोर्शन बोला है 1.25 और 1.8, मतलब हम लोग इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी, ऐसे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मीन प्रोपोर्शन मेरा बी है, तो बी इक्वल टू होता है रूट ओवर ऑफ ए इंटू सी। तो बी का मतलब, बी निकालने बोला, ए का मतलब एक्सट्रीम टर्म्स होता है, तो एक्सट्रीम टर्म दोनों साइड होगा, उसके बीच में, तभी बिटवीन लैंग्वेज यूज हुआ है, ये होगा। ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे अरेंज करेंगे तो भी एक ही बात, एक्स बाई 1.8 एक्स का स्क्वायर, मैंने वो बी लिख के किया है, एक्स भी लिख सकते हैं, जो लिखना चाहिए 1.8। ठीक है, अब इसका रूप निकालते हैं, 1.25 इंटू 1.8,
2.25 इसका रूट मतलब 1.5, ये हो गया 1.5, आंसर सही है 1.5। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा प्रोपोर्शन का, जैसे रेशियो में पढ़ा था, ठीक है, जैसे डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, उसी तरीके से यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखवा देते हैं, यहाँ तो बहुत सारा चीज लिखा हुआ, मेन मेन चीज लिखवा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो, तो अगर a इज टू बी है और इक्वल c इज टू d है, ठीक है, अगर इनवर्टेंडो में क्या होता है, a इज टू c इक्वल टू b इज टू d हो जाता है। तो याद रखने वाला बात ये है कि यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ, b के जगह c चला गया, c के जगह b चला गया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मिडिल वैल्यूज चेंजेस होगा इन्वर्टेंडो में, पूरा इन्वर्स नहीं होगा, मिडिल वैल्यू जो है चेंज होगा। ठीक है, ये देखो ऐसे करके याद रख सकते हैं, मैंने जैसे लिखा है उसी को अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो याद हो जाएगा। ए बी, नॉर्मली इनवर्स का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बदल जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी था, तो ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी होगा, मतलब मिडिल वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएगा। बी और सी में चेंजेस हो गया, बी सी ने अपना अपना प्लेस बदला, ठीक है, एक दूसरे के साथ, इन्वर्टेंडो बोलते हैं इसे। फिर हो जाएगा कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, ए इज टू बी इक्वल सी इज टू डी, मतलब प्रोपोर्शन में है, तो ए बाई बी इसका मतलब होता है ए बाई बी और सी बाई डी। लेकिन कॉम्पोनेंटो में क्या होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या हुआ चेंजेस, ये देखो यहाँ बी ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया कॉम्पोनेंटो। तो ये बन जाएगा ऐसे, तो इसका मतलब a प्लस बी इज टू बी बन जाएगा, इक्वल टू सी प्लस डी इज टू डी बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंट। ठीक है, इसके बाद डिविडेंड, डिविडेंडो में ऐसे हो जाएगा a इज टू बी और अगर c इज टू डी है, तो डिविडेंडो में क्या होगा, a इज टू बी का मतलब तो a बाई बी, c इज टू डी का मतलब c बाई डी। तो कॉम्पोनेंटो में जैसे मल्टीप्लीकेशन सॉरी ऐड हुआ है, वैसे यहाँ माइनस हो जाएगा, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो ये भी याद रह जाएगा, सेम कंसेप्ट है, बस इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एरो एरो लिख दोगे तो एग्जाम टाइम में बस ये देखने से ही पता चल जाएगा, और अगर दूसरा कलर का पेन अवेलेबल है तो उससे लिखोगे तो और भी आराम से जो है हमें विजुअलाइज होगा। ठीक है, ज्यादा ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये भी। अच्छा, अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब ये दोनों प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो a इज टू बी इक्वल टू अगर c इज टू डी है, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर करेंगे तो दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो कॉम्पोनेंटो करने पे क्या होता है, अगर मेरा a बाई बी है तो b ऐड हो जाता है, और डिविडेंडो करने से क्या होता है, a बाई बी अगर है तो b माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ b ऐड हो गया, ये b माइनस हो गया, और इधर भी सेम करेंगे, c बाई डी और होल डिवाइडेड बाई c बाई डी। तो यहाँ पर पहले कॉम्पोनेंटो के लिए d ऐड करते हैं और यहाँ पर डिविडेंडो के लिए d माइनस करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों प्रोसेस को साइमल्टेनियसली किया, क्योंकि प्रोसेस का नाम ही वही है। तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस वाला हो गया। अब इसको हम लोग चेंज मतलब इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करने से क्या होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई इंटू डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। अब b b कैंसिल आउट, d d कैंसिल आउट, तो क्या बचा, a प्लस बी बाई a माइनस बी, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ठीक है, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब हो जाता है ऐसे, कॉम्पोनेंडो वाला ऑपरेशन डिवाइडेड बाय डिविडेंड। ठीक है, देखो हम लोगों ने वही फॉलो किया, कॉम्पोनेंट ऑपरेशन डिवाइडेड बाय डिविडेंड, कॉम्पोनेंट ऑपरेशन डिवाइडेड बाय डिविडेंड, फिर इसको सॉल्व करने से ये आया। तो देखो सॉल्व करना जरूरी नहीं है, वो याद रखने के लिए हमें तो मेनली ये याद रखना है कि अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करते तो ऐसे होगा, तो ऊपर कॉम्पोनेंटो दिखेगा मतलब डिनोमिनेटर एडेड दिखेगा, नीचे डिनोमिनेटर माइनस फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है वो मैंने एक बार सॉल्व करके देखा है, ताकि जो है लॉजिकली चीज समझ में आ जाए कि क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के बाद दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है एडेंडो।
एडेंडो, ठीक है। तो एडेंडो में क्या होता है, अगर ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी इक्वल टू ई इज टू एफ, मतलब इस तरीके का अगर प्रोपोर्शन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो ईच टर्म, ईच टर्म का मतलब ए बाई बी या फिर सी बाई डी या फिर ई बाई एफ, ठीक है, ये हर एक टर्म इक्वल टू, ये हर एक टर्म का वैल्यू ऐसे होगा ए प्लस सी प्लस ई, ये ई लिखा है, डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। न्यूमरेटर में ए सी ई और डिनोमिनेटर में बी डी एफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट, मतलब ऐड किया है हम लोगों ने फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाय ऐड किया है हम लोगों ने जो है सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड, एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ऑल रेशियो डिवाइडेड बाय, एडिशन क्या है हर एक रेशियो का फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाय क्या किया है हम लोगों ने, एडिशन किया है फिर से ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ ऑल रेशियोज, ठीक है, सभी रेशियोज का फर्स्ट टर्म का एडिशन डिवाइडेड बाय सभी रेशियोज का सेकंड टर्म का एडिशन करने से जो आंसर आएगा वो ईच टर्म के साथ बराबर होगा। मतलब ये जो ऐड करके आंसर आएगा ना, ये इक्वल जो है ए बाई बी भी होगा, ये इक्वल सी बाई डी भी होगा, ये इक्वल ई बाई एफ भी होगा, या फिर और भी एंड सो ऑन, जैसे चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेम तरीके का चीज हमारे माइनस वाले कंसेप्ट में आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सब ट्रेंड, ठीक है। तो उसमें A इज टू बी ऐसे ही सेम लिखेंगे, C इज टू D, E इज टू F एंड डॉट 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 ईच टर्म A माइनस C माइनस E डॉट 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 B माइनस D माइनस F डॉट 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 इक्वल टू, ये हम लोगों ने क्या किया है, सब्ट्रैक्शन, या फिर माइनस, माइनस भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन या माइनस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट term of all ratio divided by subtraction of second term of all ratios, ठीक है। ये करने से इस टर्म के साथ बराबर हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लगभग फुल कंसेप्ट ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है प्रोपोर्शन का, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। अब आगे और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो ये देखो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, ये जो भी है मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पर जो लिखा है उसी से पढ़ना है, इससे एनफ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ फिर से एक एग्जाम्पल वन, ये वाला। यहाँ पर बोला है a is to b equal to c is to d equal to 2.5 is to 1.5, तो a is to b equal to c is to d equal to 2.5 is to 1.5, 2.5 is to 1.5. What are the values of BD is to BC? Sorry, AD is to BC कितना होगा ये पूछ रहा है, एंड A plus C divided by B plus D, एंड ये पूछा, ये दोनों वैल्यू कितना हो, ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला आंसर कैसे निकालेंगे, देखो सबसे इजीएस्ट वे में हमें करना है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर a इज टू बी इक्वल सी इज टू डी इक्वल 2.5 इज टू 1.5 है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। हमें चाहिए एडीबीसी, एडीबीसी कैसे हमें मिलेगा, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, बोल सकते हैं आराम से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो AD इक्वल टू BC हो गया। अब यहां से मुझे बताओ कि AD बाई BC कितना होगा, क्योंकि AD इज टू BC का मतलब हमें क्या निकालने बोला है, AD बाई BC तो निकालने के लिए बोला है, तो AD बाई BC कितना होगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब तो 1 और 1 है, तो बोलो कितना होगा।
अगर यहाँ 2 होता, सपोज यहाँ by 5 1. होता, 1/1 होगा, ठीक है, 1/1 हो जाएगा। तो AD इज टू BC कितना हो जाएगा, 1:1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमें बोला है AC A+C डिवाइडेड बाई B+D। तो मुझे बोलो ये जो A+C B+D है, ये कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाने से, कौन सा प्रॉपर्टी का यूज करने से हो जाएगा। हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, पहले बताओ कौन सा प्रॉपर्टी के साथ मैच होता है। मुझे प्लस के फॉर्म में निकालना है। क्या निकालना है, A+C डिवाइडेड बाई B+D। मतलब मुझे फर्स्ट टर्म और ये वाला फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म और ये सेकंड टर्म ऐड करना है। मतलब देख लो ये फॉर्मेट कैसे बन रहा है, A+C डिवाइडेड बाई B+D, मतलब दोनों रेशियो का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई दोनों रेशियो का सेकेंड टर्म का एडिशन। ठीक है, तो बोलो कौन से प्रॉपर्टी के साथ ये चीज मैच हो रहा है, फिर हम बताएंगे प्रॉपर्टी को कैसे यूज करें। Addendum. एडेंडे वाले प्रॉपर्टी के साथ मैच हो रहा है। तो एडेंडो में क्या बोला है कि अगर हम लोग एडिशन कर देते फर्स्ट टर्म ऑफ ऑल रेशियो, तो यहाँ 2 रेशियो है तो 2 ही ऑल रेशियो है, और एडिशन ऑफ द सेकंड टर्म, तो बोल रहा है ईच टर्म इक्वल टू इतना होगा। मतलब ये हमें पूछा है, तो अब देखो हम ये हटाते हैं। हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है A/B। ठीक है, A/B जो है सॉरी A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है, तो एडेंडो में क्या होगा, हम ऐसे लिख रहे हैं। अगर मुझे ऐसे दिया हुआ है A/B इक्वल टू C/D, ठीक है, तो एडेंडो प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, एडेंडो प्रॉपर्टी ये बोल रहा है ईच टर्म इक्वल टू A+C डिवाइडेड बाई B+D। और हमें देखो वही पूछा है, तो ईच टर्म अगर मुझे पता चल गया ईच टर्म का वैल्यू कितना है, तो इसके साथ लिख देंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे बोलो अगर A/B इक्वल टू C/D है, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है, ये दोनों टर्म का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देख के बताओ। जब यहाँ लिखा हुआ है देखने से पता चला। 2.5 by 1.5. इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। तो ईच टर्म मतलब ये इसके साथ ये भी तो एडेड है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐड क्यों नहीं किया, इसको भी हम लोग चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बट वो करने पे तो हमें कुछ फिर आंसर मिलेगा नहीं ना, तो मैंने 2 का किया। ठीक है, तो ईच टर्म ये हर एक, ये एडिशन करने से हर एक टर्म के साथ बराबर होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये 2.5 और 1.5 के साथ बराबर है। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना होता है, तो ये 5 से कैंसिल आउट करने से देख लेते हैं। 2.5 डिवाइडेड बाई 5 0.5, मतलब एक्चुअली हम पॉइंट हटाना चाहते हैं, तो 25/10 कर देते हैं, 15/10 कर दिया। A+C B+D 25/10 इंटू 10/15। तो 5:3 आंसर आएगा। तो A+C इज टू B+D, ये हो गया 5:3। ठीक है, 5:3 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये देखो क्या होगा, तो हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करके आराम से कर सकते हैं। फिर एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या बोला है, if A/3 B/4 C/7 then prove that A plus B plus C divided by C equal to 2 होगा। ठीक है, तो A/3 B/4 C/7 ये दिया हुआ है कि A/3 B/4 और C/7 ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ इक्वल है। ठीक है, फिर बोला है प्रूव करनी। ठीक है, हाँ प्रूव दैट A plus B plus C P डॉट टी लिख दिया, प्रूव दैट A plus B plus C डिवाइडेड बाई C इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने का सबसे आसान तरीका है कि इसको K मान लेंगे। मतलब ये अगर तीनों रेशियो का वैल्यू एक ही है, मतलब A/3 का वैल्यू जितना आएगा B/4 का भी उतना आएगा, C/7 का भी उतना ही आएगा, तभी तो तीनों इक्वल है। जैसे इस क्वेश्चन में A/B का वैल्यू भी ये है और C/D का वैल्यू भी ये है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, तभी तो ये दोनों बराबर है, मतलब A/B सॉल्व करने से जितना आएगा C/D सॉल्व करने से उतना आएगा। तो यहाँ पर ये तीनों सॉल्व करने से एक ही आंसर आएगा, और उस आंसर को मान लेते हैं कि वो K से। ठीक है, मतलब मान लेते के फॉर कांस्टेंट, मतलब कुछ एक वैल्यू आएगा जो तीनों के लिए बराबर होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं A/3
के बराबर है, b/4 के बराबर है, ठीक है, और c/7 भी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग a निकाल सकते हैं कितना होगा, b निकाल सकते हैं कितना होगा, c निकाल सकते हैं कितना होगा। तो बोलो a कितना होगा, 3 के, 4 के, 7 के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी 2 हो रहा है कि नहीं, वो हमें प्रूफ करने बोला है। तो a है 3 के, b है 4 के, c है 7 के, और फिर से यहाँ पर 7 के, तो ये हो गया 14 के/7 के, यानी 2। अच्छा, 2 आ गया आंसर, हमें यही प्रूफ करने के लिए बोला था। तो ये हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, और हम तो बोलेंगे इस तरीके से करने से जल्दी हो जाएगा। और एक तरीके से भी किया जा सकता है, दैट इज एडेंडो प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर जो है रेशियोज का सारे फर्स्ट टर्म को ऐड किया गया है, तो एडेंडो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो एडेंडो प्रॉपर्टी हमें क्या बोल रहा है, एडेंडो प्रॉपर्टी हमें ये बोल रहा है कि अगर ऐसे रेशियोज बराबर है तो सभी के फर्स्ट टर्म का एडिशन, यानी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सभी के सेकेंड टर्म का एडिशन, यानी 3 + 4 + 7, ये ईच टर्म के साथ बराबर होता है। मतलब ईच टर्म, ये कोई भी टर्म ले लेते हैं इन तीनों में, उसके साथ बराबर होगा। मतलब दिस वन इक्वल टू a/3 बोल सकते हैं, दिस वन इक्वल टू b/4 बोल सकते हैं, दिस वन इक्वल टू c/7 भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें से कौन सा टर्म चूज करें इक्वल करने के लिए, c/7 को चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें प्रूफ में नीचे c दिया है, मतलब ऊपर c तो आ ही जाएगा, नीचे हमें c दिया। अगर नीचे b देता तो हम लोग b/4 को चूज करते, अगर a देता तो a/3 को चूज करते। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 + 4 + 7 इक्वल टू c/7। ये मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि हमारे प्रूफ में c दिया गया है। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 4 + 3 7 7 14, और ये हो गया c/7, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 7 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14c, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी के नीचे c लिखो, तो c लिख दी। देखो ऐसे ही तो मांगा था, तो हम लोगों ने इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो ये बचा हुआ डेटा क्या हो जाएगा, 14/7, तो 2 आ गया आंसर। तो हम लोग इसको एडेंडो प्रॉपर्टी यूज करके भी कर सकते हैं, के का यूज करके भी कर सकते हैं, जो ठीक लगे। अगर एडेंडो करने में ऐसे लगता है कि क्या पता गलत हो जाए बाई चांस, तो ऐसे क्वेश्चंस को के से कर सकते हो। देखो गलत तो होगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे चूज करना पड़ेगा कि ना मुझे सी लेना है कि क्या लेना है। नहीं समझ में आया इस तरीके के क्वेश्चन में के मान के करोगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, और गलत होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, ठीक है। A dealer mixes tea costing 6.92 per kg with tea costing 7.77 per kg and sells the mixture at 8.80 per kg and earns a profit of 7.5% on his sale price। तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट बोला है, एक चाय डीलर है, ठीक है, मतलब चाय बेचता है, तो उसने दो तरीके का चाय को मिक्स किया है। तो इसके पास देखो दो पेटी में दो तरीके का चाय है, ठीक है। ये होता है ना, वो लकड़ी के बक्से में चाय होता है, ठीक है। अगर देखोगे देखो तो बोल रहा है 6.92 पर केजी, इसका कॉस्ट है 6.92 पर केजी, मतलब कॉस्ट यानी खरीदारी कितना पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने ये चाय 1 किलो 6.92 केजी बेसिस पे खरीदा, और दूसरा चाय 7.77 पे खरीदा, ठीक है। यहाँ पर जो चाय है उसका कॉस्ट है 7.77 पर केजी करके इन्होंने खरीदा। तो ये दो तरीके का चाय हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने इसको मिक्स कर दिया। अब एक डब्बे में ये दोनों तरीके का चाय को मिक्स्ड कर दिया गया, ठीक है। ये दोनों चाय जो है मिक्स्ड कर दिया गया, मतलब यहाँ पर ये 6.92 पर केजी वाला चाय भी है, और इसी डब्बे के अंदर इतने का चाय भी है, दोनों तरीके का चाय है, और उसको बेचना है 8.80 पर केजी करके, ठीक है। इस चाय को ये तो कॉस्ट प्राइस है। सेल कितने में करेंगे, इस डब्बे से जब भी चाय निकाल के बेचने वाले हैं, बेचेंगे तो कितने से बेचेंगे, 8.80 पर केजी। 1 किलो चाय 8.80 करके पर केजी करके बेच देंगे, एंड अर्न से प्रॉफिट ऑफ 7.5% ऑन सेल। और ये बेच के इनको जो प्रॉफिट है वो होने वाला है 17.5%, ठीक है। 17.5% ऑन सेल्स, सेल्स वैल्यू पे उनको इतना प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है।
इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम, हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि इन्होंने कितने प्रोपोर्शन में, मतलब कितना इस्टो कितना करके इन्होंने इस चाय को मिक्सड अप किया है, हमें ये आंसर देने के लिए बोला है, ठीक है, कि कितने प्रोपोर्शन में इस चाय को मिक्स किया गया है। अच्छा, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे कि कितने प्रोपोर्शन में इस चाय को मिक्स किया गया है, तो कौन कितने कितने रुपए वाला मिक्स किया गया है वो हमें बताया, बट कितने प्रोपोर्शन में, यानी क्वांटिटी का प्रोपोर्शन पूछा है, ठीक है, मतलब क्वांटिटी पूछा है कि कितने कितने क्वांटिटी से इसे मिक्सड अप किया गया, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करके कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि ये जो चाय बेच रहे हैं, ठीक है, इसमें इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये जो 8.80 करके चाय को बेच रहे हैं इसमें इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। वो तो दिया 17.5। 17.5, तो परसेंटेज है, कितना परसेंटेज, जैसे 10% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होगा, अगर सेल प्राइस पे निकालना है, सेल प्राइस तो बता दिया है, इस पे निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमें कॉस्ट दे रखा है इंडिविजुअली दोनों चाय का, ठीक है, और हमें दोनों मिलाने के बाद उसका सेल प्राइस दे रखा है, और हमें पूछा है कौन से प्रोपोर्शन में ये मिक्स हुआ होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि इस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना है, इस मिक्सचर का सेल प्राइस तो पता है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस मिक्सचर, ठीक है। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि इस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट 1.52। सेलिंग प्राइस है 8.80, प्रॉफिट लगाना है 8.80 पे 17.5%। अब ये करने से जितना आएगा उतना ही होगा, तो देखते हैं कितनी, 17.5%, तो ये हो गया 1.5, 1.54 माइनस 8.8, तो ये हो गया 7.26, ठीक है। तो 7.26 मतलब जो मिक्सचर बना उसका कॉस्ट कितना है, इंडिविजुअली कॉस्ट तो पता है, लेकिन जो मिक्सचर बन गया अगर उसको हम लोग इतने रुपीस के इतने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो मिक्सचर का कॉस्ट हो गया, मिक्सचर का कॉस्ट हो गया 7.26 पर केजी, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैसे इस मिक्सचर को मिलाना चाहिए, अब मुझे एक चीज बोलो कि अगर दोनों चीज को मिलाने के बाद एवरेज हो गया, कॉस्ट मेरा इतना हो गया, लेकिन मैंने एक चाय जो है 6.92 से खरीदा था और एक चाय जो है मैंने 7.77 से खरीदा था, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बोलो कि अब मेरा जो मिक्सचर बना उसमें मेरा कौन से वाले चाय में प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कौन से वाले चाय में लॉस जनरेट होगा, मतलब कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं मिक्सचर तो कर दिया, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम 6.92 केजी वाले चाय का कॉस्ट, अगर मेरा देखो मेरा अभी दोनों चाय का कॉस्ट कितना हो गया 7.26, क्योंकि ये डब्बे में जो भी चाय है, चाय तो मिक्सड अप हो गया, उसका कॉस्ट मेरा 7.26 आया, लेकिन मैंने उसमें से एक तरीके का चाय 6.92 से खरीदा था, तो 6.92 वाला चाय का कॉस्ट मेरा 7.26 आ रहा है, 7.77 वाला चाय का कॉस्ट 7.26 आ रहा है, तो कौन से वाले में प्रॉफिट हो रहा है, कौन से वाले में लॉस हो रहा है। 6.92 में प्रॉफिट और 7.7 में लॉस। क्योंकि मेरा कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मुझे कैसे फिर मिक्सचर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आ जाएगा 6.92 और ये 7 पॉइंट, ये आया मेरा 7.26, ठीक है, लेकिन मेरा कॉस्ट 6.92 था, तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का आएगा पहले वाले केस में, 0.34 पैसे, पैसे में आंसर आया।
और दूसरे वाले केस में डिफरेंस कितना आएगा, मेरा 7.26 हो गया एवरेज प्राइस, जबकि मेरा कॉस्ट लगा था 7.77, तो इसमें डिफरेंस आ रहा है 0.51। ठीक है, तो ये मेरा डिफरेंस आ गया। अब हमें कैसे करके मिक्सड अप करना पड़ेगा, तो कौन से वाले में हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट है, हम लोग का प्रॉफिट जो है वो हम लोग का आ रहा है ये 6.92 वाला 7.26 हुआ, और ये 7.77 वाला 7.26 हुआ, तो ये हमारे लॉस हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू मिक्स टू टाइम in such a ratio that the amount of profit must balance with the amount of loss. Hence, the required ratio equal to 0.51 is to 0.34। तो इसका अगर हम लोग रेशियो करेंगे तो 51/100, 34/100, तो दोनों जगह से 100 का एलसीएम 100 होगा, तो 100 ऐसे ही हटा देते, 51:34। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 17 से करते हैं, 17/3 में 51 होता है, 17/2 में 34 होता है, तो 3:2। अगर हम लोग 3:2 रेशियो में मिक्सड अप करेंगे तो हमारे लिए वो बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि एक एक केस में तो हम लोग का लॉस हो रहा है और एक केस में हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 3:2 आ रहा है। ठीक है, हिम्मत पर देख लेते हैं। हाँ, इन्होंने कैसे किया है, हाँ वैसे ही किया है, पहले 7.2 से इन्होंने पहले वो कॉस्ट निकाला, हमें जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट 7.26 निकाल पा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर केजी ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस मतलब सेकेंड वाला दिखाया है 7.77 7.26। ठीक है, ये सेकेंड वाला, सेकेंड डिफरेंस आ रहा है 0.51, और फर्स्ट डिफरेंस आ रहा है, मतलब इनके हिसाब से इन्होंने फर्स्ट सेकेंड नाम दिया है, तो ये इन्होंने जो है इसके हिसाब से किया है, ये फर्स्ट डिफरेंस किया है 34, ये वाला किया है फर्स्ट। ये फर्स्ट इसीलिए लिखा है और कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में 6.92 पहले हमें दे रखा था। ठीक है, और ये सेकेंड डिफरेंस किया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये 7.77 वाला चाय का बात ये हमें सेकेंड टाइम बोल रखा था, इसीलिए वी हैव टू मिक्स द टू काइंड इन सच ए रेशियो, हमें इस तरीके से मिक्सड अप करना है कि दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस। ठीक है, तो प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, हम लोगों ने भी तो वही देखा, क्योंकि 6.92 वाला कॉस्ट अगर ये हो गया तो अच्छा है, कॉस्ट अगर हमारा बढ़ा तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों ने खरीदा ज्यादा से है लेकिन एवरेज करने में हमारा कॉस्ट कम हो गया तो हमारे लिए लॉस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो इसमें हम लोग का प्रॉफिट, ठीक है, और इसमें हम लोग का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो हमें वही लिखा है कि द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस मस्ट बी बैलेंस विद द अमाउंट ऑफ लॉस इन द सेकेंड केस। सेकेंड केस वाले लॉस से हमें मतलब इतना पैसे का प्रॉफिट और इतने पैसे का लॉस को हमें जो है इस तरीके से मिक्सड अप करना पड़ेगा, इस रेशियो से। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस वाले रेशियो से मिक्सड अप करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो है मतलब लॉस जितना कम हो उतना अच्छा। ठीक है, फर्स्ट केस मस्ट हैव बैलेंस द अमाउंट ऑफ लॉस इन द सेकंड केस। ठीक है, ताकि हमारा लॉस जो है बैलेंस हो। तो सेकंड डिफरेंस इज टू फर्स्ट डिफरेंस, तो सेकंड डिफरेंस यानी 0.51 और फर्स्ट डिफरेंस यानी 0.34, तो ये वाला हम लोग का रेशियो हो जाएगा 0.51 इज टू 0.3। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो बोला है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 1 4:6:8 4,6,8, तो 4,6,8 इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन का आंसर क्या हो जाए, एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 1।
फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। 4 6 8 4 नंबर प्रोपोर्शन क्या होगा? अगर 4 6 8 है तो फोर्थ नंबर क्या होगा? मतलब एक्स मान के करना पड़ेगा, बोलो कौन सा होगा? 12. देख लेते हैं। 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया हम लोग का ए। फिर बोला है, नेक्स्ट बोला है थर्ड प्रोपोर्शन है। 12 और 18 दिया है, दो डेटा दिया है, थर्ड प्रोपोर्शन है। हम लोगों ने अभी भी एग्जाम्पल पे इस तरीके का क्वेश्चन किया है। थर्ड प्रोपोर्शन का आंसर 27. 27। 12 और 18 है। 12 कॉमा 18 कॉमा एक्स, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बाई बी और बी बाई सी। तो 12 एक्स इक्वल टू 18 इंटू 18, तो एक्स इक्वल टू 18 इंटू 18 बाई 12। देख लीजिए 27। तो 27 यानी ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी। अच्छा, इसके बाद पहला ए फिर बी। अच्छा, मीन प्रोपोर्शनल निकालें। मीन मतलब बीच वाला, फॉर्मूला लिखा है 45. 45, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन देख लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन रूट ओवर ऑफ, ये हो जाएगा, डायरेक्टली कर देते हैं। 25 इंटू 18, 25 इंटू 81, तो 25 का रूट मतलब मल्टीप्लाई करके भी रूट कर सकते हो, इंडिविजुअली भी कर सकते हो। इसका रूट 45, तो 45 सही आंसर है। 45 का हो जाएगा हम लोग का सी। फिर फोर्थ नंबर बोला है द नंबर विच हैज सेम रेशियो टू 26 दैट हैज 6 हैज टू 13। बोल रहा है कौन से नंबर का रेशियो अगर 26 के साथ करे वो आंसर आएगा जो 6 के साथ 13 का रेशियो करने से आता है, ठीक है। मतलब नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26, मतलब नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू, टू यानी डिवाइड, 26 हैज द सेम रेशियो, सेम यानी इक्वल, दैट 6 हैज टू 13, ठीक है। 6 के साथ 13 का जो रेशियो होगा तो इस तरीके से अरेंज होगा। तो हमें देखना पड़ेगा, तो ये हम लोग ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं बिना सॉल्व किए। 6:13, तो यहाँ पर 26 है, इसके आगे कितना लिखने से 6 आएगा, क्योंकि 26 को 13 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर 6 चाहिए तो मुझे यहाँ पर कितना डेटा चाहिए ताकि वो मेरा कैंसिल आउट होकर 6 हो जाए? 12. 12 चाहिए, तो 4 का आंसर इसका मतलब हम लोग का डी हो जाएगा। 4 का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। सही है, 12 भी चाहिए, क्योंकि इसको अगर सॉल्व भी करेंगे तो 12 भी आएगा। इसी बात है, अगर सॉल्व करके देखोगे तो भी 12 आएगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, ये 6:13 है, तो मुझे इधर 26 को 13 करना है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो मुझे यहाँ पर 26 को मतलब मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मुझे 2 से डिवाइड करने से 6 मिलना चाहिए। तो फिर वो डेटा कितना होना चाहिए? 12, तभी तो वो 2 से डिवाइड होकर 6 होगा। तो फोर्थ नंबर का आंसर डी हो जाओ। अच्छा, फिफ्थ फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने बोला है। 2a स्क्वायर और c दिया हुआ है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोला है। 2a स्क्वायर और c। फिफ्थ नंबर 2a स्क्वायर और c, फोर्थ प्रोपोर्शनल को x मान लो। a b c d, तो a बाई बी और c बाई डी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से आंसर आ जाए। a c बाई 2, सॉल्व करने से a c बाई 2, मतलब ए, ऑप्शन ए। सिक्स्थ नंबर, if four numbers 1/2, 1/3, 1/5, 1/x are proportional, मतलब बराबर है, then x कितना होगा? तो 1/2, 1/3, 1/5, 1/x।
ये सभी अगर प्रोपोर्शन में है तो x कितना होगा, तो बोलो x कितना है। फिफ्टीन बाई टू। 1/2 होल डिवाइडेड बाई 1/3, 1/5 होल डिवाइडेड बाई 1/, 1/2 इंटू 3/1, 1/5 इंटू x/1, तो 3/2 इक्वल टू x/5। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/2, मतलब 15/2, यानी कि ऑप्शन सी, सिक्स आंसर। अच्छा 7, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, कौन सा आंसर होगा मीन प्रोपोर्शनल? 12x स्क्वायर और 27y स्क्वायर, 12x स्क्वायर और 27y स्क्वायर इसका मीन प्रोपोर्शन। x मान सकते हैं, तो रूट ओवर सकते हैं। मीन प्रोपोर्शनल बीच का डेटा मान के भी कर सकते हैं x, तो फिर 12x ऐसा भी हो सकता है, ऐसे करेंगे तो भी होगा। a मान लेते हैं, या फिर तो ए स्क्वायर इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मीन का मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार फॉर्मूले में देख लिया, ये रूट करेंगे तो आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली वो रूट वाला कंसेप्ट। तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 27, रूट 18, और x का स्क्वायर और y का स्क्वायर का रूट कर स्क्वायर है उसका रूट करने से xy, 18xy, तो 7 का आंसर हो जाएगा a। 7 का आंसर हो गया हम लोग का A, ठीक है। चलो अब 7 का आंसर हो गया हम लोग का ए। 8th नंबर, a equal to b/2 equal to c/5, then a is to b is to c, ये कितना होगा? 8th में यहाँ पर बोला है कि a equal to b/2 equal to c/5, तो हमें बोला है a is to b is to c कितना होगा। तो मैंने बोला इस तरीके के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, बट बेटर होगा कि अगर हम लोग इसको k मान लें, तो a इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5 सब बराबर है, मान लेते k के साथ बराबर है, तो a इक्वल टू k, b/2 k, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k, c/5 k, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 5k। अब सभी वैल्यूज को लिख लो, a के नीचे k, b के नीचे 2k, और c के यहाँ पर 5k, तो k के हट गया, 1:2:5, 1:2:5, ये आंसर हो जाएगा। तो 1:2:5 मतलब ऑप्शन सी। 9th नंबर में देखो, यहाँ पर बोला है a/3 b/4 c/7, a/3 b/4 c/7, ठीक है, ये हम लोग को दे दिया है। बोल रहा है कि देन a+b+c/c, ये अभी अभी हम लोगों ने किया, सेम क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। के मान के कर लो, हो जाएगा, के मान के कर सकते हो जाएगा। तो a/3 k, a इक्वल टू 3k, b/4 k, b इक्वल टू 4k, c/7 k, c इक्वल टू 7k, अभी अभी किया था, ठीक है, सेम ही है शायद, मुझे जितना लग रहा है कुछ भी अलग नहीं है, डेटा भी शायद सेम है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14k/7, टू आंसर। तो 9th का आंसर हम लोग को ऑप्शन सी हो जाएगा, 9th का आंसर ऑप्शन सी है। 8 भी सी आया और 9 भी सी आया, और 10th डी वाला लास्ट करेंगे। 10th नंबर में बोला है p/q इक्वल टू r/s इक्वल टू 2.5 1.5, सेम क्वेश्चन है, बस ये a/b के जगह p/q दिया हुआ है, p/q इक्वल टू r/s इक्वल टू 2.5/1.5, बस a b से क्वेश्चन दिया हुआ था एग्जाम्पल वाला, वैल्यू ऑफ ps इज टू qr, बोलो कितना होगा, बस इतना ही पूछा है इसे। 1:1। 1:1, मतलब बी, ऑप्शन बी हो जाएगा।
P by Q equal to R by S क्रॉस मल्टीप्लीकेशन PS इक्वल टू QR, तो PS by QR इक्वल टू 1/1 यानी 1:1। तो ऑप्शन हम लोग का बी आंसर हो गया, मतलब 10th का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर से लेके 30 तक हम दे देते हैं होमवर्क। 11 से 30 तक जो है ये ट्राई करके देख सकते हो, छोटा छोटा क्वेश्चन भी है काफी सारे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कंप्लीट करके इंडिसेस अगर हुआ तो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो।